अब आगे वो शख्स वहां से सीधा एक विला के सामने जाकर रुकता है जो कि किसी और का नहीं वंश का था। वंश जो कि सोफे पर बैठा चाय पी रहा था, वो तिरछी मुस्कान के साथ आ गई हमारी प्रिंसेस अपने भाई के पास। सुमन अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए सीधा वंश के गले से लग जाती है। उसकी आंखों में नमी थी जो वंश से भी नहीं छुपी थी। वंश उसके सिर को सहलाते हुए, अरे अरे, हमारी शेरनी की आंखों में आंसू, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको देखकर दूसरी को रोना चाहिए, ना कि हमारी लाडली बच्चे को। सुमन नाराजगी के साथ अंडस को, भाई आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? ये तो मुझे मेरी इन्फॉर्मर्स ने बता दिया था, वरना। गुड़िया, हमें अच्छे से पता है कि आपने हमारे पीछे भी अपने इन्फॉर्मर्स लगाए हैं, इसीलिए ही हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि हमें पता था हमारी बात आप तक तो पहुंच ही जाएगी, और वैसे भी अगर हम आपको बता देते तो उन लोगों की जान ना चली जाती। सुमन उसको देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए अंडस को, भाई आपने सोच भी कैसे लिया कि कोई वंश कपूर पर हाथ डालने की कोशिश करेगा और उनकी बहन ऐसे ही चुप ही रह जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी मेरे करीब है उस पर मुझे किसी की नजर बर्दाश्त नहीं। वंश उसके सिर को हिलाते हुए अंडस को, छोटी, हमने तुझे कितनी बार कहा है, तो पुलिस वाली है, उसका दायरे में रहकर ही तो काम किया कर। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कल को तुझे कोई प्रॉब्लम हो। आपकी बहन मुश्किलों से नहीं डरती भाई, मुश्किलें आपकी बहन से डरती है। हाँ हाँ, हमें पता है, अब बस करो, चलो यहाँ से और कुछ खा लो, मुझे पता है तुम सुबह सुबह ही आ गई होंगी। सुमन वहां से जाते हुए अंडस को, नहीं भाई, मुझे जाना होगा क्योंकि वहां पर सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनको किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। ये लड़की आधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। क्या होगा इसका? मुझे तो उस लड़के पर तरस आ रहा है जिससे इसकी शादी होगी। ये सोचकर वो उस ओर देखता है। यहाँ से सुमन चली गई थी, तभी वहां पर अंजलि आती है और इधर उधर देखने लग जाती है, तो वंश उसको ताना मारते हुए, अगर अपने दिमाग को ढूंढ रही हो तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग यहाँ तो नहीं मिलने वाला, इनफैक्ट वो कहीं नहीं मिलेगा। अंजलि अपनी आंखें छोटी करती है और उसको देखते हुए अंडस को, यह मजाक था तो बहुत बुरा था, थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, आप कर पाओगे। वंश अपनी आंखें घुमाते हुए, मैं तुमको यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए नहीं लेकर आया हूँ, और मैं भी यहाँ पर आपसे कोई भी क्लासेस लेने नहीं आई हूँ, तो जैसा आप बोलोगे वैसा ही जवाब पालोगे। वंश अपनी आंखें घुमाता है और वहां से जाते हुए अंडस को, तुमसे बहस करने से अच्छा है कि मैं अपना सर दीवार पर मार दी, वो मुझे वर्थ इट लगता है। अंजलि अपनी आंखें छोटी करते हुए अंडस को, यहाँ पर वापस आइए और मुझे इस बात का मतलब समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं पागल हूँ? तुम मुझसे बात करना आपको वर्थ इट नहीं लग रहा, बताइए। लेकिन वंश तो उसको इग्नोर करते हुए जा चुका था। ये देखकर वो अपने पैर को जमीन पर जोर से मारते हुए अंडस को, देखना, एक दिन हम आपको अच्छा सबक सिखाएंगे जहां पर हम आपको इग्नोर करेंगे और आप हमसे बात करने के लिए तरसेंगे, यह मेरा जाने की अंजलि का वादा है आपसे, मिस्टर खडूस कहीं के। इक्वल्स वही अंश के विला पर अब तक डॉक्टर आ चुका था। से डॉक्टर और कोई नहीं, अंश का दोस्त ऋषि है जो कि इसी एरिया में रहता है। वो बेचारा हफ्ते हफ्ते आता है और आते ही सीधा वंश को क्रश करते हुए, भाई इतनी कौन सी बड़ी इमरजेंसी आ गई थी जब तूने मुझे इस तरह से भगाया? देखना, तुझे ना भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे मुश्किल से अब जाकर मेरी स्टार्टिंग हुई थी, उसको अपनी डेट के लिए पूछने गया ही था कि कहीं से तुझ मनहूस का फोन आ गया और वह मुझे थप्पड़ मारते मारते रही है, तुझे पता है इस बात का? वंश उसको अपनी सीखे नजरों से देखते हुए अंडस को, अगर तेरी बकवास हो गई हो तो चल उसको जाकर चेक कर, वरना गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, लेकिन अभी के अभी तेरा एक बॉयफ्रेंड बना दूंगा। ऋषि उसको अजीब नजरों से देखता है और फिर अपनी आंखें घुमाते हुए मास्टर बेडरूम में जाता है, जहां पर अभी भी रोशनी बेहोश लेटी हुई थी। वो फिर से वंश की ओर घूरते हुए, अरे कहीं गुस्से में तूने भाभी के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया ना? ये कैसे बेहोश पड़ी है देख, अगर ऐसा है ना तो मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं देने वाला, मैं खुद पुलिस ले जाऊंगा और भाभी का साथ लेकर तेरे खिलाफ गवाही दूंगा, सोच लो। अंश के सब्र का बांध खत्म हो रहा था। वह ऋषि को घूरते हुए अंडस को, ऋषि तुझे पता है कि मुझसे में कितना ज्यादा सब्र है, तो इसीलिए मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले और चुपचाप से जितना बोला है उतना कर। ज्यादा अपना दिमाग और जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। ऋषि अपनी आंखें घुमाता है और रोशनी का नब्ज चेक करता है।
उसको दो धड़कन महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से शो होना चाहता था। वो उसके कुछ सेपल लेता है। इस पूरे समय दौरान अंश एक फिक्रमंद एक्सप्रेशन के साथ ऋषि और रोशनी को देख रहा था। उसके चेहरे के भाव ही बता रहे थे कि वो कितना ज्यादा डेस्परेट है। उसकी बात को समझते हुए, भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। अंश उसको गुस्से से अंडस्को, मेरी बीवी यहाँ पर बेहोश पड़ी है और तुझे खुशखबरी की पड़ी है, क्या इस हालत में देखकर तो खुश हो रहा है। ऋषि उसको अपनी आंखें छोटी कर कर देखता है और फिर उसके सिर पर एक टिप्पणी मारते हुए अंडस्को, बेवकूफ, तुझे खुशखबरी का मतलब नहीं पता, मेरा मतलब है कि शायद तुम दोनों की जिंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है, लेकिन मैं किसी को हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा। तुम्हें पता है ना मैं कितना ज्यादा पजेसिव हूँ अपनी बीवी को लेकर, मैं किसी मेहमान को नहीं आने दूंगा हमारे बीच में। उद्धरण चिन्ह। ऋषि एक्सप्रेशनलेस 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 एक्सप्रेशनलेस। ऋषि कुछ नहीं कहता, वह वहां से जाते हुए अंडस्को, भाई मैं तुझको कल भाभी की रिपोर्ट दे दूंगा, तब तक इनका ख्याल रखना और खुद को इनसे जितना हो सके उतना दूर रहना और अपने गुस्से को काबू रखना। अंश उसको इस तरह से जाते देखकर अपनी सख्त नजर से उसके ऐसे घूरता है जैसे वो जाते हुए ऋषि में छेद कर देगा। ऋषि को अच्छे से महसूस हो जाता है वो बिना पीछे मुड़े वहां से जाते हुए अंडस्को, उनकी हेल्थ के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। ऋषि यह बोलकर वहां से चला जाते हैं। वही अंश बेड पर आ जाता है और रोशनी के पीले पड़ चुके चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए अंडस्को, जान तुम कब होश में आओगी, देखो अगर तुम्हें डर लग रहा है कि मैं वह सब फिर से करूंगा तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वो सब फिर से नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज अपने होश में आ जाओ, तुम्हें पता है ना मैं तुमको इस हालत में नहीं देख सकता। ये बोलकर उसके माथे पर किस करता है और उसको धीरे से अपनी बाहों में भरता है और उसके सिर को अपने कंधे पर रखकर उसकी कमर को सिक्योर तरीके से पकड़ते हुए सो जाता है। शेखावत वेकेशन विला में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। रणविजय की गोद में पाखी बैठी थी, जो कि पूरे दिन की मस्ती के कारण बहुत ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन खाना जरूरी था इसीलिए रणविजय उसको अपनी गोद में बिठाकर खिला रहा था। रौनक तो रानी को खाना कम खिला रहा था और उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि क्यों वह पानी में गई, अगर उसको बुखार हो जाता आजा फिर जुकाम हो जाता, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसे यह करना चाहिए वह करना चाहिए, और बेचारी हमारी रानी चुपचाप से सब कुछ कहते हुए खाना खा रही थी। वही मानव और खुशबू एक दूसरे के आमने सामने थे। खुशबू अपने पैर को आगे बढ़ाती है और मानव के पैर पर सहलाने लग जाती है, जिससे मानव जो कि चम्मच से खाना लेने वाला था उसके हाथ वहीं पर रुक जाते हैं। मानव खुशबू को देखता है तो खुशबू उसको देखते हुए अपने होठों पर लगी सॉस को बहुत ही सदक्टिव तरीके से अपनी जीभ से साफ करती है, जिसको देखकर मानव एक ग्लब कर जाता है। खुशबू की शरारत यही तक नहीं रुकती, वो अपने पैर को उसके पैर से थोड़ा ऊपर लेकर जाती है और उसकी थाई पर आ जाती है। वो अपने पैर की उंगलियों की मदद से उसकी थाई को चलाने लग जाती है, जिससे मानव ट्रिगर हो जाता है और वह एकदम से अपने दोनों हाथों को तेज से टेबल पर मारता है। खुशबू जल्दी से अपने पैर को हटा लेती है और अनजान बनते हुए अंडस्को, क्या हो गया, आपने इस तरह से रिएक्शन क्यों दिया मानव जी। मानव अपने दांत पिसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए अंडस्को, कुछ नहीं, मुझे एक जरूरी काम आ गया था, इस वजह से मैं वो करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वही खुशबू को बहुत हंसी आती है। रानी जो उसके पास बैठी थी वो उसको घूर कर देखती है और उसके सिर पर टिप्पणी मारती है, जिससे खुशबू मासूम सा चेहरा बना लेती है। रानी अपना सिर हिला देती है। सभी डिनर करके अपने रूम्स में आ जाते हैं। रणविजय जैसे ही पाखी को वहां पर लिटाता है तो पाखी उसको अपने ऊपर खींच लेती है। रणविजय हैरानी से उसको देखता है, लेकिन पाखी की मासूम आंखों में शरारत थी। रणविजय फिर से हैरान हो जाता है, ये पाखी का कैसा रूप था। नीचे तो बिल्कुल बच्ची थी, लेकिन यहाँ पर रणविजय अपने ख्यालों से तब बाहर आता है जब पाखी उसको पलटकर उसके ऊपर आ जाती है और उसके पेट पर बैठ जाती है। ये सब क्या है पाखी, नीचे तो तुम डिनर मुश्किल से कर रही थी क्योंकि तुम्हें नींद आ रही थी, अब क्या हो गया। उद्धरण चिन्ह। रणविजय का सवाल सुनकर पाखी अपनी गर्दन को अजीब तरह से घुमाती, जिसे देखकर रणविजय को थोड़ा अजीब लगता है।
वो उसे गौर से देखता है। इतने में पाखी झुकती है और रणविजय के चेहरे पर अपने होठों को फेरते हुए अंदस को, क्यों जान, अच्छा नहीं लग रहा क्या, कुछ महसूस नहीं हो रहा। रणविजय पाखी के मुंह से खुद के लिए जान और उसके इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। उसकी सांसें भारी हो जाती है। वो उन्हें अटकते शब्दों के साथ, पाखी, ये तुम क्या क्या कर रही हो? अपने पति से प्यार? पाखी तुम औग से खेल रही हो? पाखी धीरे से उसके कान के पास जाकर अंदस को, अगर मैं कहूँ कि मैं खेलना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है औग से खेलने में, तो क्या जानूं? रणविजय अब उसको एक झटके में पलट देता है और उसके ऊपर आ जाता है तो पाखी मुस्कराते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। पाखी रणविजय का सिर पकड़कर उसको झुकाती और उसके होठों को अपने होठों में भर लेती है। रणविजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। पाखी रणविजय के होठों को बहुत ही पैशनेट तरीके से चूम रही थी। रणविजय को एक अलग एहसास होता, वो अपने हाथों से पाखी की कमर को थाम लेता है और उसकी सोर ज्यादा डिप कर देता है। पाखी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। तभी रणविजय को झटका सा लगता है क्योंकि पाखी के हाथ उसके पेट पर पहुंच गए थे। अब आगे रणविजय पाखी जे इस तरह से उसको छूने से रणविजय की बॉडी रिएक्ट करती है। उसका तो अब दिमाग ही फटने को था। वही पाखी अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे और नीचे लेकर जाने लगती है, उसके प्राइवेट पार्ट पर आकर उसको वहां पर ही सहलाने लग जाती है, जिस वजह से उसके सांसें कुछ देर के लिए थम जाती हैं। वही पाखी को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वो एक तिरछी सी मुस्कान देती है और अब उसकी होठों को छोड़कर फिर से उसको पलटकर उसके ऊपर आ जाती है और उसकी जॉलाइन और नेट लाइन पर किस करने लग जाती है। रणविजय ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वह बस पाखी के होठों को अपने शरीर पर चलते हुए महसूस कर रहा था। पाखी धीरे धीरे उसके गर्दन को किस करते हुए उसकी शर्ट के सारे बटन खोल देती है, उसकी एब्स पर हाथ फेराने लग जाती है और उन पर भी किस करने लग जाती है। मैं हमेशा से जब तुम्हारी अप्पर बॉडी को देखा करती थी तो सोचती थी कि तुम्हारे इन टाइट टाइट ऐप को हाथ लगाकर कैसा महसूस होगा, इनको अपने होठों के बीच लेकर कैसा महसूस होगा, लेकिन आज मुझे पता चल गया है यह एहसास बहुत ही ज्यादा अच्छा और लुभावना है। मुझे ये बहुत पसंद आया। रणविजय पाखी के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लेता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर लेता है। वह कुछ देर उसकी आंखों में देखता है, लेकिन अचानक से उसकी आंखों में रणविजय ने कुछ ऐसा देखा जिस वजह से वह से झटके से अलग हो जाता है। पाखी उसको उलझन भरी नजरों से देखती है तो रणविजय अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए अंदस को, तुम मेरी पाखी नहीं हो सकती, मेरी पाखी बहुत ही ज्यादा मासूम और भोली है, उसे इन सभी चीजों का कोई आइडिया नहीं है, वह तुम्हारे जैसी इतनी परवट नहीं हो सकती। सही कहा पाखी, मेरे जितनी प्रवट और परफेक्ट दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि मैं खुद में ही दी बेस्ट, जैसे तुम पूरी दुनिया में दी बेस्ट हो तो एक द बेस्ट की जोड़ी दूसरे दी बेस्ट के साथ ही अच्छे लगते हैं। ये बोलकर पाखी उसके पास आई है और रणविजय के करीब आती है और रणविजय की शर्ट के अंदर अपना हाथ डाल लेती है और उसके ऊपर ले जाने लग जाती है। वह धीरे से उसके कान में घुस आते हुए, एक शेर के साथ शेरनी अच्छी लगती है ना कि कोई खरगोश, वरना आए दिन डर लगा रहता है कि न जाने शेर का शिकार करने वाले आए लोग कब उसके खरगोश का शिकार कर कर चले जाए। पाखी का जो हाथ उसकी बॉडी पर फिर रहा था, रणविजय उसके उस हाथ को पकड़ लेता है और उसको कसकर उसकी पीठ पर लगाते हुए अंदस को, मुझे मेरा खरगोश अच्छा लगता है ना कोई शेरनी, इसीलिए मुझे मेरी पाखी वापस कर दो। पाखी एक शैतानी मुस्कान देते हुए अंदस को, कैसे कैसे मिस्टर रणविजय शेखावत, तुमको पाने के लिए तो मैंने पाखी के ऊपर काबू पाया है। रणविजय उसको अपनी कोल्ड नजरों से देखते अंदस को, आखिर कहना क्या चाहती हो तुम, मुझे साफ साफ बताओ। अंडस को, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं कमजोर पाखी नहीं बल्कि छाया हूँ, तुम्हारी पाखी की छाया, उसके डिप्रेशन से निकला हुआ अग्रेशन, और इस अग्रेशन का पैशन तुम बन गए हो। रणविजय उसको हैरानी से देखता है तो छाया मतलब कि पाखी का ही दूसरा रूप है, लेकिन हम उलझन में ना हो इसीलिए उसको छाया बोलेंगे। ओहो, तुम तो अभी से मेरी आधी बातों को सुनकर ही हैरान रह गए, अब जब मैं आगे तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। रणविजय बस उससे एक सवाल करता है, अंडस को, आखिर क्यों तुमने मेरी पाखी पर कब्जा क्यों पाया। छाया एक झटके के साथ रणविजय के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेते हैं और फिर उसके पास आकर उसको पीछे से अपने गले से लगाकर उसकी खुशबू को सूंघते हुए,
जब तुम पाखी के साथ रोमांस करते थे तो मैं भी वहीं मौजूद होती थी। तुम्हारा पाखी का बच्चों की तरह ख्याल रखना, उसको हर चीज के लिए पैम्पर करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे उतना ही प्यार दो। रणविजय अब अपनी सख्त आवाज में अंडस्को, मैं किसी को भी और प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी पाखी शेखावत है। रणविजय पागल मत बनो, मुझ में क्या कमी है? देखो तुम्हें इस चेहरे से प्यार हुआ है तो चेहरा तो वही है ना, बस हमारी शख्सियत बदल गई। वही तो बात है छाया कि तुम्हारी शख्सियत बदल गई। मैं पाखी के चेहरे चलते जिस्म से प्यार नहीं करता। इस हुसैन की मंडी में मुझे एक से एक खूबसूरत चेहरे और बहुत ही अच्छे जिस्म मिल जाएंगे। तुम भूल रही हो मैं कौन हूँ? बस मेरे एक उंगली का इशारा काफी है, पर लड़कियां खुद को मेरे लिए समर्पण कर देगी। लेकिन छाया गुस्से से अंडस्को, लेकिन क्या? रणविजय अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए अंडस्को, लेकिन मेरी पाखी सबसे अलग है, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो वह इस बात से उसका ओल्ड मैन उसको चॉकलेट देता है या नहीं, उसका ओल्ड मैन किसी और केयर करता है या नहीं। उसने कभी भी मुझे उस नज़र से नहीं देखा, हालांकि वो मुझ पर पूरा अपना हक जताती है। भले ही हम दोनों के जिस्म एक ना हुए हो, लेकिन जब उसके होठों का स्पर्श मेरे माथे पर होता है तो मुझे जीने की एक नई खुशबू मिल जाती है, एक नई वजह मिल जाती है। तुम्हें पता है जिस्मों का प्यार जताना जा जिस्म से प्यार जताना अलग बात है, लेकिन जो एक हमारा साथ ही हमारा प्यार हमारे माथे पर छोटी सी किस करके हमें सिर्फ गुड मॉर्निंग ही विश कर दे, उससे अच्छा दिन कभी नहीं होता। छाया गुस्से से अंडस्को, लेकिन वो तुम्हारी कैपेबल नहीं है, वो बच्ची है, उसे रुमाल का कुछ नहीं पता, तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे पाखी का बचपना ही उसमें सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे समझदार पाखी नहीं, मुझे मेरी बेबी पाखी ही पसंद है। दूसरी बार भले ही हम रोमांटिक गली एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाए, लेकिन मैं वेट करूंगा अपनी पाखी का, जो वो अपने सच में आ जाएगी तब तक वह मेरे लिए मेरे वही बेबी बाकी रहेगी, जिसको मैं पैम्पर करके इतना बताना चाहता हूँ कि वह मेरे सिवा किसी और को सोचे बिना। इस बात में तुम्हारा भी तो स्वार्थी है ना रणविजय? बात जब पाखी की हो तो हाँ, मैं स्वार्थी हो जाता हूँ, हद से ज्यादा स्वार्थी। मुझे समझ नहीं आता कि अगर मामला पाखी के बारे में हो तो मेरा दिल काम करता है मेरे दिमाग के ऊपर हावी पाकर। तुम सोचो, अगर मेरा दिमाग इतना सारा शैतान है तो मेरा दिल कितना सादा होगा। रणविजय, तुम मुझको उनकी देने की कोशिश कर रहे हो। इसको धमकी नहीं, उसको चेतावनी बोलते हैं। अगर तुम समझ गई तो ठीक है, वरना मेरे पास अपने भी तरीके हैं। छाया पागलों की जैसे हंसते हुए अंडस्को, तरीके? कौन से तरीके मिस्टर रणविजय शेखावत? क्या तुम मुझे मारोगे, मुझे हट करोगे? लेकिन फिर वो अपने चेहरे को अपने गालों पर हल्के से थप्पड़ मारते हुए अंडस्को, इस चेहरे का क्या करोगे मिस्टर रणविजय? इस बॉडी का क्या करोगे? मैं सिर्फ उसकी एक शख्सियत हूँ, लेकिन असर इस बहुत जिस्म की मालिक तो तुम्हारी स्वीट सी पॉलिसी आती है। तो अगर तुम मुझको हट करोगे तो इनडायरेक्टली अपनी पाखी को भी हट करोगे तुम। वह तो तुम नहीं कर सकते कभी भी रणविजय। रणविजय अब चुप हो जाता है क्योंकि यह सच था, वो छाया को जान से मार सकता था, उसको काट काट कर इतने टुकड़े कर कर नाली जा फिर अपने भूखे शेरों को खिला सकता था। लेकिन वह एक शख्सियत थी, उसकी पाखी के अंदर की शख्सियत, वह कोई शक नहीं थी। अगर उसको से खत्म करना होगा तो वह इनडायरेक्ट ही अपनी पाखी को चोट पहुंचाएगा। रणविजय को ऐसे सोचकर देखकर छाया फिर से हंसते हुए उसके करीब आती है और उसके कान में धीरे से अंडस्को, हम दोनों के लिए यही अच्छा है रणविजय कि तुम मुझको हाँ कर दो। हाँ, मैं तुमसे एक बात कर सकती हूँ कि सुबह का टाइम तुम्हें तुम्हारी वही खरगोश लौटा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी हर रातें मेरी होंगी। रणविजय की मुट्ठी कष्ट आती है, उसने अपने हाथ के नेल्स को अपनी ही हथेली पर बना लिया था, इस वजह से वहां से हल्का हल्का खून आ रहा था। लेकिन रणविजय के पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि यह पर्सनैलिटी होती ही ऐसी है, अगर हम इनको उनकी मर्जी की ना करने दे तो शायद वह रियल ऑनर को कभी उसकी बॉडी में आने ना दे। यह एक साइकोलॉजिकल मामला था और रणविजय को ये किसी अच्छे मनोचिकित्सक ही सुझाने की जरूरत थी। रणविजय एक गहरी सांस छोड़ता है और पाखी की ओर देखते हुए अंडस्को, ठीक है मुझे डील मंजूर है, लेकिन मैं पाखी जब तक 24 साल की नहीं हो जाती तब तक उसके करीब नहीं आऊंगा। तुम्हें मेरी बातें तो मिलेगी, लेकिन तुम मेरे जिस्म को नहीं पा पाओगी। छाया हंसती है और उसकी पीठ पर अपने दांत गधाते हुए अंडस्को, रणविजय ये तुमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि तुम शायद भूल रहे हो कि पाखी 24 साल की अगले हफ्ते ही होने वाली है, मतलब अगला मंथ उसका बर्थडे मंथ है।
रणविजय की आंखें फिर से शौक से बड़ी हो जाती है। उसका ये रिएक्शन देखकर छाया हंसती है और उसका हाथ पकड़कर उसको बेड पर ले जाते हुए, इतना शौक होने की कोई जरूरत नहीं है रणविजय शेखावत, मैं पाखी की शख्सियत हूँ, तुम मुझे उसके बारे में हर छोटी से बड़ी चीज मालूम होगी, इसीलिए तुम अपने दिमाग पर जोर मत लगाओ कि मुझे कैसे पता चला, क्यों पता चला। ये बोलते हुए छाया उसको बेड पर लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आकर पाखी की तरह ही उसके ऊपर आ जाती है और रणविजय के हाथों को अपनी पीठ पर रख लेती है और सो जाती है। लेकिन आज रणविजय की आंख में नींद का एक कतरा भी नहीं था, वह बस अपनी पाखी के बारे में सोच रहा था। हालांकि यह शरीर उसकी पाखी का था, लेकिन उसकी आत्मा वह बाकी की नहीं थी। ये तो उसके अग्रेशन का एक रूप था और उसको इस अग्रेशन और उसके डिप्रेशन को खत्म करना होगा, वरना छाया उनकी जिंदगी से कभी नहीं जाएगी। रणबीर खुद हैरान था, उसने अपनी जिंदगी में ये काफी कम बार देखा था कि ऐसे किसी शख्स की पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाए। रणविजय पाखी का चेहरा देखता है जो कि अब पूरी तरह से मासूम हो चुका था, जिसका मतलब था कि छाया चली गई है। रणविजय नीचे झुकता है और उसके माथे पर अपने होठों को बहुत ही प्यार से रख देता है। ओल्ड मैन, पाखी अपनी नींद में ह्यू बड़बड़ाते में कहते हैं, तो रणविजय को अब यकीन हो जाता है कि उसके पाखी ही है। उसको अपनी कसके और आगोशी लगाता है। वह अपने मन में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छाया को मेरी पाखी की जिंदगी कभी खराब नहीं करने दूंगा। मैंने पाखी को पाने के लिए कितना कुछ किया है, इतनी आसानी से तो मैं पाखी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा।